Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 29 June of 2020 and it's a Monday today. So let's start the analysis of the newspaper. आज की हम जो पहली न्यूज़ देखेंगे, बिफ्टिंग रिप्लाई गिवन टू दोज कवेटिंग आर टेरिटरी सेज पीएम। क्या कहते हैं कि ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोई भी हमारी टेरिटरी जो कब्जाना चाह रहा है, हमने उसको उसके जैसे ही जवाब दिया है, जैसा वो चाहता था वैसे हमने उसे जवाब दिया है, जिससे वापस वो टेरिटरी ना ले सके। ऐसा पीएम का रिप्लाई है। उन्होंने कहा, द वर्ल्ड हैज़ सीन इंडियाज़ कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग इट्स बॉर्डर्स एंड सॉवरेनिटी इन लद्दाख। अ बिफ्टिंग रिप्लाई हैज़ गिवन टू दोज कवेटिंग अ टेरिटरी। उन्होंने कहा कि कहते हैं पूरी दुनिया ने देखा है कि इंडिया अपने दुश्मनों को कैसे जवाब देता है, कैसे अपनी टेरिटरी को बचाता है, पूरी दुनिया ने देखा है। और उन्होंने ये भी एक क्या कहते हैं संस्कृत का श्लोक भी कहा कि विद्या विवद धनम मदय शक्ति परेशान परिधन है खलासे सधो विपन्नितम ईतत् ज्ञान धन छ रक्षणम। कि जो क्रूर पर्सन है, जो शैतानी करते हैं लोग, जो हमारे लोगों को परेशान करते हैं, उन लोगों के लिए, जो क्रूर पर्सन होते हैं उनके लिए नॉलेज आर्गूमेंट के लिए होती है, और वेल्थ ईगो के लिए, और पावर दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, जो क्रूर पर्सन होते हैं। और जो अपोजिट इज़ द केस अमंग नोबल सोल्स, कि इसी का अपोजिट जो अच्छे लोग होते हैं, जो नोबल पीपल होते हैं, वही उनका इसका अपोजिट होते हैं वो लोग। उनके लिए नॉलेज होती है विजडम, वेल्थ होती है डोनेशन, और पावर होती है प्रोटेक्ट द वीक, जो कमज़ोर है उनको बचाने के लिए। ये श्लोक कहते हैं उन्होंने मेंशन किया अपनी मन की बात वाले सेक्शन में। मिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि challenges that 2020 had brought to the country like COVID-19, cyclone Amphan and Nisarg locust attack, apart from the situation in Ladakh, should not weigh the country down। कि जो challenges आए हैं अभी तक जो 2020 में, उनसे हमें कंट्री को नीचे नहीं जाने देना है, हमें वो नहीं करना है जो कि जिससे कंट्री डाउन हो। तो हमें इस चैलेंजेस को अच्छी तरह से लेना है और अच्छी तरह से इसका ओवरकम ढूंढना है, कि इसे हम ओवरकम कर सकें, तो ऐसे ढूंढना है, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। सीबीआई विल प्रोब तूतुकुड़ी डेथ्स से तमिलनाडु सीएम। कि तमिलनाडु के सीएम ने कहा है कि जो एक फादर सन मरे हैं, जो इनकी डेथ हो गई है, उनके कारण क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, इंस्पेक्टर के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो ऐसा हुआ है, तो ऐसा कहा है कि कहते हैं वो उनकी डेथ को वैसे नहीं जाने देंगे कि भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं। उसके ऊपर इंक्वायरी होगी और देखा जाएगा कौन उस पर जिम्मेदार है उनकी डेथ का, उन दोनों फादर और सन की, जो क्या कहते हैं लॉकडाउन के समय कुछ आधे घंटे के लिए शायद दुकान खोल गई थी, ऐसा कुछ इंसिडेंट है जो हम बात कर चुके हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है सीबीआई। चलिए आज फिर हम देख लेते हैं सीबीआई के बारे में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Questionr247, या आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। ये काफ़ी बड़ी पुलिस एजेंसी है इंडिया की। इट फंक्शंस अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ये वर्क करती है सुपरिटेंडेंस कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये वर्क करती है। However, for investigation of officer under Prevention of Corruption Act, its superintendent works with the Central Vigilance Commission। कि ऑफिसर्स का देखना कि वो करप्शन एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत देखते हैं, तो ये फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ ये वर्क करती है। इट इज़ ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़। जो इंटरपोल मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन और कमेंट जरूर करें। इट्स कन्वेक्शन रेट इज़ हैज़ हाई एज 65 to 70%। इसका कन्वेक्शन रेट सीबीआई का 65 to 70% है, और इट्स कंपेरेबल टू द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द वर्ल्ड। इसको वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। इसके डायरेक्टर सीबीआई के होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीबीआई के। 2014 तक सीबीआई के डायरेक्टर डीएसपी एक्ट 1946 के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। फिर लेकिन 2014 में लोकपाल बिल पास हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, और उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
सीबीआई के इस कमेटी के अदर मेंबर भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज, ये सब इसके मेंबर होते हैं। होम मिनिस्टर सेंड्स अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू डीओपीटी। द डीओपीटी prepares the final list on basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti-corruption cases and sent it to the committee। कि डीओपीटी एक फाइनल लिस्ट बनाती है सीनियरिटी की, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस की, और देखती है कि उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन केस तो नहीं चल रहा है। फिर उस रिपोर्ट को कमेटी को भेजती है। उसके बाद डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 years टेन्योर बाय द सीवीसी एक्ट। कि डायरेक्टर जो होते हैं सीबीआई के, उनको 2 साल की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है सीवीसी एक्ट के तहत। 2003 सीवीसी एक्ट के द्वारा इन्हें 2 साल की मिलती है सिक्योरिटी। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। टेंस ऑफ स्टैंड ऑफ कंटिन्यूस अलॉन्ग द एलएसी। जैसे हमने देखा कि अभी भी कि आई बॉल टू आई बॉल क्या कहते हैं चल रहा है उनका पोजीशन इंडिया चाइना की, और एलएसी पे अभी भी कंडीशन सही नहीं हुई है, अभी भी दिक्कतें हैं। चाइनीज़ ट्रूप पूरी तरह से नहीं गए हैं, अभी भी वहाँ पे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें एक आता है चाइनीज़ स्टडी ग्रुप, जिसके हेड जो बात करते हैं चाइनीज़ स्टडी ग्रुप, वो मैं एक ग्रुप है जो क्या कहते हैं इन इंडिया चाइना रिलेशन पे बात करते हैं। इसके हेड है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, इसके हेड है। जो ये स्पेशल टॉक इंडिया चाइना की टॉक के लिए स्पेशली अपॉइंट किए गए हैं। एक इसमें आता है CSG, वही चाइना स्टडी ग्रुप। ये एक इन्फॉर्मल ग्रुप है जो 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये आप नोट में भी ऐड कर सकते हैं CSG के बारे में, चाइना स्टडी ग्रुप के बारे में। ये अच्छा पॉइंट दिया कि CSG को बनाया एक इन्फॉर्मल ग्रुप है, एक कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं, इन्फॉर्मल ग्रुप है जो 1997 में बनाया गया था। इसमें आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, आते हैं सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस एंड होम, और इसमें आर्मी चीफ भी हैं, और इसके डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इसके मेंबर होते हैं, और भी कई इसके मेंबर होते हैं। यह पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। CSG ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, पूछा जा सकता है इसके मेंबर कौन कौन होते हैं और कब बनाता है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। प्रूफ ऑफ प्लांटिंग ट्रीज मस्ट फॉर अवेलिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इन उड़ीसा। ऐसा कहा गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है कि प्लांट अगर कोई भी प्लांट करता है ट्रीज तो उसका प्रूफ होना चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट सर्विसेज ले सकता है, ऐसा उनका कहना है। द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट लाइसेंसेज आर ऑलरेडी लॉन्ग टेडिशियस। द जाजपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिटर हैज स्ट्रेस्ड देम फर्दर by making plantation a precondition for granting its approval and no one is complaining। कि कहते हैं कि किसी भी को भी अगर गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए तो उसे प्रूफ होना चाहिए उसके पास, उसने प्लांट किया है ट्रीज, तभी उसे गवर्नमेंट सर्विसेज मिल पाएंगी या गवर्नमेंट लाइसेंस मिल पाएगा। ऐसा उड़ीसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। चलिए आज का एडिटोरियल देखते हैं। Brief reprieve. Pakistan has brought time but it cannot back away from its commitment to the FATF। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसमें कहा गया इस पूरे एडिटोरियल में कि पाकिस्तान की टाइम को नहीं खरीद सकता। हैज़ ब्रॉट टाइम कि पाकिस्तान ने टाइम तो खरीदा है FATF से, लेकिन वो जो कमिटमेंट FATF की है जो उसने दी है FATF को, फाइनेंशियल टास्क फोर्स एक्शन टास्क फोर्स को, वो उससे बच नहीं सकता, उसे वो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जो ग्रे लिस्ट में अभी तो वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। इसमें वही बताया गया द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द ग्लोबल वॉचिंग ग्रुप हैज डिसाइडेड टू ग्रांट पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज ऑन इट्स वॉच लिस्ट 3-month एक्सटेंशन ऑफ फुलफिलिंग कमिटमेंट व्यू ऑफ द पेंडेमिक। किस पेंडेमिक के कारण पाकिस्तान को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है जो उसने कमिटमेंट दी थी उसको पूरा करने के लिए। अगर वो पूरा नहीं करता तो इसमें लिखा है कि ग्रे लिस्ट और इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट इन जून 2018 में मिल गया था ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को, और उसे टाइम मिला था अक्टूबर 2019 तक इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ 27-point एक्शन प्लान ऑन काउंटिंग टेरर फाइनेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जो 27-point एक्शन प्लान था उसमें था यही कि काउंटिंग जो टेररिज्म को पैसा मिलता है वो कहाँ से आता है वो पाकिस्तान को देखना होगा और उसे रोकना होगा, और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको भी देखना होगा। इसमें वही कहा गया था, नहीं तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा जो एक हाई रिस्क
जुरिडिक्शन होता है और कई फाइनेंशियल सेक्शन रोक दिए जाते हैं उसमें, उसमें कम फाइनेंस किया जाता है, कंट्री का कम फाइनेंस मिलता है उनको, कई कम लोन मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएससी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। कल इस पर आगे बात करेंगे। पाकिस्तान, इसमें यह भी कहा गया इस एडिटोरियल में, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रेफरेंस इन इट्स पार्लियामेंट टू अल कायदा फाउंडर उसामा बिन लादेन एज अ मार्टियर अंडरलाइन द एस्टेब्लिशमेंट एटीट्यूड टू दिस ग्रुप्स। कि जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान ने कि प्राइम मिनिस्टर ने भी एक गलत स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कह दिया अल कायदा में कि जो उसामा बिन लादेन था वो एक शहीद था। ऐसा कह के उन्होंने अपने तरफ अपना इन ग्रुप्स की तरफ, जो टेररिज्म ग्रुप है उनको, उनकी तरफ अपना रुख दिखा दिया है। तो ये उनके लिए गलत स्टेप हो सकता है और FATF उनको ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है अगर वो ऐसे ही स्टेटमेंट देते रहे तो। गिवन द रिगरस FATF एक्शन प्लान एंड द कंबाइंड प्रेशर ऑफ कंट्रीज इन द ग्रुप, Pakistan would do well to realize that only clear and consistent action will free the commitment at the affair. In any case, giving its free rein to terror group cannot be its own interests. कि क्या कहते हैं, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान को अपने कमिटमेंट पूरे करने पड़ेंगे FATF के, नहीं तो उससे दिक्कत हो जाएंगी और उसके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं, और जो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा तो फिर वहाँ पे हाई रिस्क हो जाएगा जुरिडिक्शन का, ऐसा इसमें कहा गया। लेकिन अगर वो इन टेरर ग्रुप को हटा भी दिए तो उसके भी इंटरेस्ट ख़त्म हो सकते हैं, उसको खुद घाटा होगा, ऐसा इसमें बताया गया, ऐसा कहा गया। लेटर एंड स्वीट, अगला एडिटोरियल है, अपोजिशन टू द न्यू डोमिसाइल रूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज रूटेड इन ओल्ड फियर्स एंड न्यू सस्पिशंस। इसमें ऐसा कहा गया, दिस ग्रुप ऑफ 2 to 3 लाख इज मेड अप ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। जो क्या कहते हैं, कहा गया जैसे हमने देखा कि अभी जब से 370 हटा तो काफ़ी दिक्कतें हुई और नए रूल बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसी बारे में इसमें बात की गई है। जब ने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगभग 2 से 3 लाख लोग रहते हैं, जो कुछ लोग होते हैं उसमें, कुछ लोग हैं रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से आए हैं, और कुछ लोग हैं जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो अलग अलग जगहों से इंडिया के आए हैं, और गोरखास हैं कुछ, जो क्या कहते हैं, जो सोल्जर्स थे, जो इंडिपेंडेंस से पहले सोल्जर्स थे, वो गोरखा, तो वो लोग भी वहाँ रहते हैं। तो लगभग 2 से 3 लाख लोग इन्हीं को कंबाइन करके बनते हैं। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गेन स्पेशल पावर टू फाइंड इट परमानेंट रेजिडेंट्स एंड रेस्ट्रिक्ट लैंड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ओनली टू देम। कि जम्मू एंड कश्मीर ने इन्हीं लोगों को क्या कहता है अपना परमानेंट रेजिडेंट बना दिया है, और लैंड एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट राइट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए नहीं था। लेकिन जब से ये हट गया, जब से 2019 में, अगस्त 2019 में और मार्च 2020 में ये आर्टिकल 370 और 355A हटा, तब से वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट को कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। कोई भी वहाँ जा सकता है, जो भी वहाँ पे 15 साल से रह रहा है वो वहाँ का क्या कहते हैं रेजिडेंट हो जाएगा, या तो 7 साल वहाँ पे पढ़ा हो या क्लास 10th या 12th किया हो वहाँ पे, तो कहते हैं वहाँ की डोमिसाइल, वहाँ का डोमिसाइल क्या राइट उसको मिल जाएगा, वहाँ का डोमिसाइल वो हो जाएगा, वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट उसे माना जाएगा, ऐसे इसमें कहा गया है। It is arguable that with relatively high rates of literacy, education and material standard, Jammu is not susceptible to any demographic or economic takeover by immigrants. कि कहते हैं ऐसा हमने देखा है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है और एजुकेशन और मटेरियल स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा है कोई इकोनॉमिक टेक ओवर नहीं होता है, कोई बाहर के लोग वहाँ पे कोई कॉरपोरेशन या कोई कंपनी नहीं खोलते जिससे वहाँ का लोगों को फ़ायदा हो। ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन अराइज भी होता है इसमें। A state driving re-engineering of the demography of any place is not desirable or democratic, but the fear of such a scenario is no good reason to tread into a cuckoo of nativism. तो इसमें कहा गया है कि वही कि जो स्टेट ड्राइवर री इंजीनियरिंग जो डेमोग्राफी की हो रही है, जम्मू कश्मीर की जो चेंजमेंट हो रहा है, वो एक तरह से सही भी है और क्या कहते हैं होना भी चाहिए था, जो एक नए तरह की परिभाषा बनाएगा वहाँ के नेटिव के, वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं उनके लिए, इसमें कहा गया। फिर आता है मेकिंग सेंस ऑफ चाइनाज कैलकुलेशन, एनालिस्ट should have considered the pandemic's impact on its economy and India's strategic alignment with the US. कि एनालिस्ट का कहना है कि पैंडमिक के इम्पैक्ट के कारण इकोनॉमी को देखना चाहिए था चाइना को, और इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी US के साथ।
जो यूएस के साथ उसने अलाइनमेंट किया इंडिया ने, उसको भी देखना चाहिए था चाइना को, ऐसे उसमें कहा गया है। देर आर फ्री, जब से क्या कहते हैं 20 सोल्जर्स मरे गलवान वैली में, तब उसके बाद से ही वहाँ पे टेंशन चालू हो गई और काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और लेकिन चाइना साइड से कोई क्या कहते हैं कमिटमेंट नहीं आया कि कितने लोग वहाँ से मरे ही, लेकिन ऐसा माना था कि वहाँ से भी एक कर्नल मारा गया था। लेकिन कॉर्प्स कमांडर मीट जो जून 22 से 23 को हुई, उसके बाद इन लोगों के बीच में म्यूचुअल एक कॉन्सेंस बना कि कहते हैं हम लोग पीछे जाएंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से चाइनीज साइड वाले नहीं गए हैं, अभी भी वो लोग यहीं खड़े हैं, ऐसा इसमें कहा गया। द डिबेट ऑन द इंडियन साइड हैज सो फार बीन लार्जली लिमिटेड टू चाइनाज परफेक्टली वायलेटिंग द स्टेटस को फॉन्ट। कि चाइना की इंडियन साइड पे पूरा डिबेट इसी बात पे चल रहा है कि चाइना ने क्यों इसको वायलेट किया, जो पहले जो कंडीशन चल रही थी उसको क्यों ब्रेक किया मई में। ऐसा क्या हुआ मई में कि उन्होंने अपना जो पहले कंडीशन थी उसे ब्रेक किया और ऐसा किया, स्टेप लिया कि गलवान वैली और जो तो और जगह थी पेंगोंग टिशू लेक, वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया, ऐसा उसमें कहा गया। जैसे हमने देखा कि इंडिया में तो एक और डिबेट फैल गई जब से प्राइम मिनिस्टर का रिमार्क आया कि हमारे लैंड पे कोई भी अभी कब्जे में नहीं है, कि कोई हमारा लैंड अभी कब्जा नहीं रखा, लेकिन उस वक्त तक चाइना ट्रूप हमारे गलवान वैली पे खड़े थे, पेंगोंग टिशू लेक पे खड़े थे, और वो लोग वहाँ पे टेम्परेरी टेंट भी लगा लिए थे 1 किलोमीटर के अंदर पे। तो क्या कहते हैं जो अपोजिशन पार्टी वाले थे उन्होंने पीएम के रिमार्क को गलत बताया और उन पर इसी बात पर एक्शन लिया कि उनके ऊपर क्वेश्चन रेज किए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा स्टेटमेंट। फिर इसमें यह भी कहा गया कि अक्साई चीन के लिए इम्पोर्टेंस हो गया चाइना के लिए, क्योंकि वो वहाँ से जो और 2 ट्रबल्ड एरिया है चाइना के लिए, जिनजियांग और तिब्बत, जो चाइना के जो 2 ट्रबल्ड एरिया है उन पर वो नज़र रख सकता है अक्साई चीन से। तो इसीलिए अक्साई चीन चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया के पास काफ़ी क्या कहते हैं हाई क्वालिटी इमेजरी इंटेलिजेंस भी है और सिग्नल इंटेलिजेंस भी है, और क्या कहते हैं जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अदर एजेंसी कर सकती है चाइनीज़ के मूवमेंट के लिए। जैसे हमने देखा भी चाइनीज़ का मूवमेंट हुआ तो इंडिया को भी पता चला, तो इंडिया ने भी एक्शन लिया, जैसे हमने देखा ही अभी। सिंस लास्ट ईयर व्हेन चाइनाज इकोनॉमी बिगेन टू शो ऑफ डिक्लाइन, जैसे हमने देखा कि लास्ट ईयर जब क्या कहते हैं पैंडेमिक आया कोविड-19 जब नवंबर में आया, तब से चाइना की इकोनॉमी डाउन होने लगी थी। तो लोगों ने सोचा कि उनको और दबाएं और उनको और वीकन करें, ऐसा लोगों का मानना था। उन्होंने कोशिश भी की लेकिन ऐसा कर नहीं पाए चाइना के लोगों के लिए। इसमें यह भी कहा गया कि वही कि पूरा स्टेप लेने चाहिए इंडिया के लोगों को चाइना के खिलाफ, और देखना चाहिए कि इंटेलिजेंस असेसमेंट और एनालिसिस होना चाहिए जो चाइना के साथ अभी कंडीशन हुई उसके खिलाफ, और देखना चाहिए किस कारण ऐसा हुआ। कि ये पूरा उसके अंदर आता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS और इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। ये लोग देखेंगे और क्या कहते हैं कुछ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी साथ मिलकर ये लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें पूरा एड्रोल में यही था। चलिए देख लेते हैं LAC के बारे में जहाँ ये इतना हुआ। नाकुला कहते सभी जानते हैं, हमने कई बार बात की कि नाकुला लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पे है सिक्किम में, और ये मुगुतंग जाने पे जो लोअर तीस्ता का सोर्स है उसके आगे जाने पे ये पड़ता है। सिक्किम में 2 और पास है, कल मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में बताने की, नाथुला पास और जिलेपला पास। पेंगोंग टिशू लेक जहाँ पे चाइना के साइड से लोग आते हैं इंडियन साइड पे, तो वहीं पे ये पेंगोंग टिशू जो लेक है वो 135 किलोमीटर लेक है, उसका 45 किलोमीटर से इंडियन कंट्रोल में और 90 किलोमीटर चाइनीज़ कंट्रोल में। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है और इसे टेथिस जेम्सलैंड के द्वारा बनना था। ये चुशल जाने में पड़ती है और क्या कहते हैं यहीं से चाइना ट्रूप इंडिया में आते हैं। इंडिया और चाइना का बॉर्डर सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था, मैकमोहन लाइन, जो लगभग 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। 1913 में हुआ, फिर 1957 में चाइना ने अक्साई चीन को कब्जा लिया था और वहाँ पे रोड बना दी। फिर 1962 वॉर के बाद वहाँ पे LAC बना दी गई, जिसके कारण चाइनीज़ ट्रूप और इंडियन साइड पे ना आ पाए।
फिर इस इशू को कई बार रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। 1976 में बातें हुई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर 1988 में राजीव गांधी ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की, लेकिन कोई उसका रिजोल्यूशन नहीं आया कि इस इशू को रिजॉल्व करने के, ऐसा कुछ नहीं आया। 1993 में एग्रीमेंट पास हुआ, 1996 में एग्रीमेंट हुआ, 2003 में हुआ, बातें हुई, फिर 2009 में भी 17 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं है। इस वक्त NSC के अनीश जितोवाल को अपॉइंट किया गया इन टॉक के लिए, ये हम अभी पहले ही बात कर चुके हैं। पर्सनल बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे बॉर्डर मीटिंग होती है इंडिया और चाइना की। यहाँ टोटल 5 है मीटिंग पॉइंट। 2 है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, 1 है सिक्किम में और 2 है अरुणाचल प्रदेश में। पहला है चुशुल। चुशुल पड़ता है लद्दाख रीजन में, लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आता है नाथुला। नाथुला एक माउंटेन पास है जहाँ क्या कहते हैं, बहुत ही पुराना वो जो सिल्क रोड है वहीं से पास होती है, वही एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है सिल्क रोड का। इट इज़ वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ये मेनली 3 जो मेन इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेडिंग पोस्ट है उनमें से एक ये नाथुला है। फिर एक आता है बमला पास, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के पड़ता है ये। फिर एक है किबिथू, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अंजौर डिस्ट्रिक्ट में, ये 2015 में खोला गया है। फिर आता है दौलत बेग ओल्दी, ये लद्दाख रीजन में पड़ता है और इसे 2015 में खोला गया है। और ये इसे माना जाए कि हाईएस्ट मिलिट्री मीटिंग पॉइंट है ये दौलत बेग ओल्दी। चलिए देख लेते हैं। ये होता है अक्साई चीन पड़ता है जो चाइनीज़ के कंट्रोल में, और ये गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पैंगोंग टिसू, यही 3 जगह थी जहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप का स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया के साइड। और उसके बगल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ती है जो LOC है, पाकिस्तान एडमिन POK के उस पर जो पड़ती है, POK उस साइड है। तो ये 2 लाइन है, LAC और LOC। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि LOC कब बनी थी। चलिए देखते हैं अगला एडिटोरियल। इन बॉर्डर क्लेम्स री इमेजिनिंग साउथ एशियाज बाउंड्रीज इन द बैकड्रॉप ऑफ ट्रबलसम टेरिटोरियल असर्शन द एंटाइटी नीड्स टू बी रीथॉट ऑफ अ रीजन ऑफ रीजन्स। कि जैसे हमने देखा है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में बाउंड्री इशू चल रहा है, जैसे इंडिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, उसके बारे में ये पूरा बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं। कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंट कोई एजेंसी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा नहीं लगा इसमें, पूरा वही पता है। स्टार्ट ऐसे होता है कि कल्पानी रीजन जो है, जो इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में पड़ता है, उस पर नेपाल ने अपना कहा है कि वो उनके अंडर है और उसे अपने मैप के अंदर जोड़ लिया है, जो इंडिया के अंदर आता है वैसे। और इंडिया के पास प्रूफ भी है, ऐसे इंडिया का कहना है और नेपाल का कहना है कि उनका प्रूफ है, लेकिन अभी किसी की तरफ से कोई प्रूफ का एश्योरेंस नहीं हुआ है कि दिखाया जाए कि किसकी तरफ आता है। तो ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस पूरे में ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, इंडिया नेपाल का जो पूरा रिलेशन है एक पॉलिटिकल डिबेट बन चुका है सर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।